तो हम लोग आज थर्मल एक्सपेंशन का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, एक दो बच गया है। डेंसिटी पे क्या असर पड़ता है जब हम लोग हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो, है ना, और अप थ्रस्ट का, और उसके बाद कैलोरीमेट्री पे हम लोग चलेंगे। तो देखो पहले उसको, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, है ना। कोई गिवन अगर सबस्टांस दिया रहेगा, है ना, उसका मास है और उसको हीट सप्लाई किया जा रहा है, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी तो मास अगर कांस्टेंट है तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिक्रीज करेगी ना। तो वही चीज यहाँ पर देखना है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, है ना। तो कोई गिवन सबस्टांस है, मान लेते हैं ये है ना, गिवन सबस्टांस, इसका मास क्या है आपका, एम है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं, अभी हीट नहीं दिए हैं तो इसका वॉल्यूम क्या है, भी है। क्या है, भी है। जब टेम्परेचर इसका कितना है आपका, टी नॉट टेम्परेचर है, हीट नहीं दिया गया है ना, वॉल्यूम क्या है इसका, भी है। तो मान लेते हैं ये जो मटेरियल है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है आपको डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, यही होता है कि नहीं। मास बाई हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो ये कांस्टेंट रहेगा, मास आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोग हीट दे रहे हैं, जब हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा और एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन, इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया ना। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब जब हम लोग हीट सप्लाई किए हैं तब इसका टेम्परेचर हो गया है टी नॉट से बढ़ के टी, और इसका डेंसिटी भी चेंज होगी, क्या हो जाएगी, रो डैश हो जाएगी, रो डैश। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले भी था भी डैश हो जाएगी, है ना। तो बोला जाए, वही बोला जा रहा है कि डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। अगर कोई गिवन सबस्टांस दिया है, उसको हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो डेंसिटी दिख भी रहा है, क्या होगी, डिक्रीज करेगी। डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो चलते हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है आपका, बोलो तो, टी माइनस टी नोट है कि नहीं। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर ये है। अब हम लोग देखेंगे, जो जब तीनों टेम्परेचर था तब डेंसिटी रो था, उस समय वॉल्यूम भी था। तो डेंसिटी का वैल्यू हम लोग इसके केस में मास बाई वॉल्यूम नहीं लिख देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है। जब हीट सप्लाई किए हैं, अब टेम्परेचर होके तीनों से हो बढ़ के हो गया टी, ओके, और डेंसिटी हो गया रो डैश, आप वॉल्यूम भी डैश। तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, आपको भी पता है। तो अब डेंसिटी जो रो डैश होगी, मास तो कांस्टेंट होगी लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, भी डैश हो जाएगी। इसको सेकेंड इक्वेशन कह दे रहे हैं, है ना। तो अगर सेकेंड बाई हम लोग फर्स्ट करते हैं, वी गेट, सेकेंड बाई फर्स्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, रो डैश बाई रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम बाई भी डैश, और बटा में क्या हो जाएगा, एम बाई आपका भी हो जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं। तो देखो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो भी बाई क्या हो जाएगा आपका, भी डैश आपका यहाँ पे हो जाएगा। मतलब रो डैश बाई रो इज इक्वल टू क्या आ गया, भी बाई क्या हो गया, भी डैश हो गया, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखे रो डैश बाई रो इज इक्वल टू भी है, अब ये जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम नीचे में है, तो इसको इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू क्या लिखते हैं, प्लस गामा डेल्टा, गामा डेल्टा टी। और गामा क्या है, याद रखना, यहाँ 3 अल्फा भी लिख सकते हैं। सॉलिड का केस पढ़ रहे हैं, लिक्विड नहीं है, ओके। तो इसका केस देखते हैं थोड़ा सा। तो ये भी से भी कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी के पावर में -1 लिख सकते हैं। यस सर, -1 लिख ही सकते हैं। तो अब चलो यहाँ पर आ गया रो डैश बाई रो इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 1 प्लस गामा डेल्टा टी के पावर में -1 है। मैं ऐसा इसलिए किया क्योंकि गामा, ये जो एक्सपेंशन होता है ना, बहुत कम हम लोग लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे वॉल्यूम एक्सपेंशन भी है, इसका वैल्यू बहुत कम होता है। और डेल्टा टी ये भी स्मॉल है, तो ये स्मॉल क्वांटिटी होता है, वेरी स्मॉल। तो जब वेरी स्मॉल होगा तो 1 प्लस
एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम लोग यूज करते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका इसमें रो डैश बाई रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन के जगह क्या होता है, दो ही टर्म तक लिखते हैं ना, 1 प्लस एन के जगह है -1 और एक्स के जगह है गामा डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग लिखे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, गामा डेल्टा टी, है ना। तो रोडेस की जो वैल्यू होगी आपको, जो आपका रोडेस की वैल्यू होगी यहाँ पर रोडेस की, वो क्या हो जाएगी, रो इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। अगर रो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो माइनस रो गामा डेल्टा टी हो जाएगा रोडेस का वैल्यू। बड़ा शानदार रिजल्ट एक आया कि जब हम लोग हीट देते हैं टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। देख रहे हैं पहले रो था, अब रो में से कुछ टर्म घट रहा है कि नहीं। रोडेस क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ा है तब डेंसिटी है मटेरियल का, गिवन जो मटेरियल है। ओके, तो कितने, ये भी है कि घट रहा है लेकिन कितने अमाउंट से घट रहा है, रो में से इतना टर्म घटा रहे हैं ना, मतलब इतने अमाउंट से घट जा रहा है डेंसिटी, है ना, मटेरियल का। तो ये है कितने अमाउंट से, ये भी पूछा जाता है, तो क्या होगा रो गामा डेल्टा टी। गामा के जगह अगर अल्फा दिया हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गामा का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये याद रखना, मतलब घटेगा डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, और कितने अमाउंट से घटेगी, इतने अमाउंट से घट जाएगी। देख रहे हो रो में से ये टर्म घट रहा है कि नहीं। यस सर। तो ये तो पढ़ना है, एक क्वेश्चन इसमें का देख लेते हैं। अब चलो उधर से नौनीत बंद कर लिया करो, उधर से। हाँ चलो, जैसे क्वेश्चन है देखते हैं पहले। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा। अच्छा एक चीज बताओ, कोई कहेगा आपसे, जैसे क्वेश्चन ही पढ़ दे रहा हूँ, इसमें बोल रखा है द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन दिया हुआ है, इज दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है 49 इंटू 10 के पावर -5 पर डिग्री। इसका मतलब जानते हैं क्या है कि 1 डिग्री का अगर चेंज हो रहा है, 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंशन इतने से हो जा रहा है, इसका मीनिंग ये होता है। चलो, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी फॉर 30 डिग्री सी रेजिंग टेम्परेचर, है ना। मतलब अगर 30 डिग्री सी का चेंजिंग अगर कर रहे हैं तो डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी बताना है आपको। तो चलो, जब भी फ्रैक्शनल चेंज निकालो ना तो याद रखना, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछ रहा है ना, तो डेल्टा रो बटा में जो इनिशियल रो का वैल्यू है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल चेंज, है ना। डेंसिटी क्या है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, तो डेल्टा रो बाई रो लिखते हैं, रो मतलब ओरिजिनल जो डेंसिटी है उसको लिखेंगे। ओके, लेकिन आपसे क्या दिया हुआ है, कोई गिवन मटेरियल है उसका गामा दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा है कि जब टेम्परेचर डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री सी है, कहने का मतलब अभी 20 डिग्री पर है, हीट दिए हैं, टेम्परेचर बढ़ा है, अब बढ़ के हो गया 20 पर है तो 50 पर चला जाएगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सी। ओके, तो बोला है कि फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी बता दीजिए। तो याद रखो कि मास तो कांस्टेंट होगा, इसका मास क्या होगा, गिवन मास है, मास तो कांस्टेंट होगा, ड्यूरिंग जब हीट दे रहे हैं तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन
जितने अमाउंट से वॉल्यूम बढ़ेगा उतने अमाउंट से डेंसिटी घटेगी। मतलब फ्रैक्शनल चेंज अगर वॉल्यूम का निकाल लें उतना ही तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी होगा। एक का होगा कि बढ़ेगा, एक का घटेगा, जो भी फ्रैक्शनल का। लेकिन अमाउंट अगर बात करें तो अमाउंट सेम रहेगी क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही है ना। तो हम लोग फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो कितना डेल्टा वी बाई वी निकालते हैं। तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या होता है आपको ही पता है, इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी लिखते हैं कि नहीं। और नीचे में तो इनिशियल वॉल्यूम है, ये कट जाएगा तो कितना आ गया गामा डेल्टा टी। गामा कितना दिया हुआ है देखो तो 49 इंटू 10 के पावर -5 है ना। अब पर डिग्री सी है, डेल्टा टी को डिग्री सी गायब, ओनली डेटा यहाँ रहेगा इंटू डेल्टा टी कितना है बोलो तो 30 है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो इधर आएगा तो ये 49 इंटू 3 10 के पावर -4। अगर 2 जीरो इधर करते हैं डेसिमल यहाँ पड़ा जाएगा है ना। तो इसको 0.5 भी मानते हैं तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर -2। यही फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी हो जाएगा आपका। जितना वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज आएगा उतना ही डेंसिटी में भी आएगा ना। यस सर। तो बस, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है AIPMT में, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक ऑफ थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, उसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था, यहां भी देखो है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रस्ट खूब अच्छा से देखना, वहां भी बताया था है ना। तब हम लोग टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट देखेंगे। तो हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो ऑफ थ्रस्ट पे क्या असर पड़ेगा तब देखेंगे। पहले ऑफ थ्रस्ट का कंसेप्ट देखते हैं। तो ऑफ थ्रस्ट कब लगता है, हवा में नहीं लगेगा। कोई बॉडी को, जैसे ये मान लेते हैं आपका लिक्विड है ना, जो भी है लिक्विड है, ओके। और इसके अंदर में एक आपका मान लेते हैं स्फीयर 3D बॉडी जो भी है, फूली अंदर में है, इसके इनसाइड है ना लिक्विड है ना, ये है। और ये तैर रहा है, क्या हो रहा है, तैर रहा है। तो नीचे में अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात की जाए, अभी मैं फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा बता दे रहा हूँ, डायनेमिक्स थोड़ा सा देख लीजिए तब इसका इफेक्ट बताऊंगा। तो नीचे में तो वेट लगेगा कितना m इंटू जी, यही लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं तो दूसरे लोग जो जो फोर्स लगाते हैं उसको दिखाते हैं। तो एक तो अर्थ लगाएगी इस पे, तो इसका मास कांस्टेंट रहेगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस हम लोग जनरली कांस्टेंट लेके चलते हैं, जो भी आपके मैकेनिक्स में पढ़ना है। तो नीचे में तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ना। अब देखो ऊपर में ये लिक्विड जो होगी इस बॉडी पे लगाएगी और उसी को अपवर्ड डायरेक्शन में लगाती है, इसीलिए इसका नाम हो गया अप थ्रस्ट, ऊपर के तरफ लगाएगी। और अमाउंट कितना होगा याद भी रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप थ्रस्ट का जो वैल्यू होता है, तो ये लिक्विड का डेंसिटी अगर रो हो, रो क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ, खूब ये अच्छे से याद रखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जो अपथ्रस्ट का वैल्यू होता है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो वेट को बैलेंस करेगा। तो रो, और रो किसका लिखेंगे, लिक्विड का लिखेंगे, जिस लिक्विड में इस बॉडी को डाला गया है। तो रो ऑफ लिक्विड यहां लिख दे रहा हूं, मतलब रो किसका लिखना है, लिक्विड का, मतलब डेंसिटी लिखना है लिक्विड का, ओके। यहाँ भी लिखते हैं, रो भी किसका, बॉडी का, भी किसका लिखना है, यहाँ बॉडी लिख दे रहा हूं, किसका लिखना है, बॉडी का। और कौन से बॉडी का, ये जो बॉडी इसके अंदर में है। और कितना वॉल्यूम लिखना है, जितना वॉल्यूम इसका अंदर में है। मतलब ये जो बॉडी है, ये बॉडी मान लेते हैं पूरा पार्ट इसका अंदर में है, लिक्विड के अंदर में है, तो इसका मान लेते हैं स्फीयर है, इसका वॉल्यूम भी है, तो यहाँ भी लिखेंगे। अगर आधा पोर्शन लिक्विड के अंदर में है तो यहाँ v/2 लिखेंगे। कहने का मतलब रो लिक्विड का लिखेंगे, भी
बॉडी का लिखेंगे, आप वॉल्यूम कितना लिखेंगे, जितना वॉल्यूम उसका इनसाइड मतलब लिक्विड के अंदर में है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जी लिखते हैं, मतलब ये ऑफ थ्रस्ट का वैल्यू होता है, तो याद रखिएगा रो भी जी क्या होता है, रो भी जी, रो ऑफ लिक्विड, भी बॉडी का, अब भी कितना लिखना है, जितना पार्ट जितना वॉल्यूम उसका इनसाइड है लिक्विड के अंदर में, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो रो ऑफ लिक्विड और भी लिख देना है ना, वॉल्यूम बॉडी का, है ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी है ना, बॉडी का या ऑब्जेक्ट का जो भी है, और वॉल्यूम कितना लिखना है, जितना पोर्शन उसका लिक्विड के अंदर में है, जितना वॉल्यूम, ओके। तो रो भी जी, रो ऑफ लिक्विड, भी लिखना है बॉडी का, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये याद भी रखो, और किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये बॉडी मान लेते हैं अभी इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो तो रो भी जी, जी जी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर देखो तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, रो भी नहीं आ गया, तो ये भी कंडीशन होता है आपका, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है, जनरली ये याद रखना, तो ये तो डायनेमिक्स है, तो जनरली आपको याद रखने का ये है, ठीक है, रो भी जी ऑफ थ्रस्ट का जो वैल्यू होता है, ठीक है। अब चलो आगे पढ़ते हैं, तो अब आपसे ऐसे पूछेगा, अब हीट में इसका कैसे यूज होगा, कि एक बॉडी है जो लिक्विड के अंदर में सारा उसका वॉल्यूम लिक्विड के अंदर में है, और ये तैर रही है, मतलब mg और रो भी जी बैलेंस कर रहे हैं, अब बोला जाएगा कि अब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, लिक्विड बाहर से टेम्परेचर दिया जा रहा है तो लिक्विड को भी मिलेगी, और वही हीट फिर बॉडी को भी मिल जाएगी, तो क्या असर पड़ेगा, ये बॉडी क्या होगी, अंदर जाएगी ऊपर जाएगी, क्या होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, इस पे हम लोग विचार करेंगे, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑफ थ्रस्ट, है ना, तो यहां पर देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑफ थ्रस्ट, ठीक है, तो यहां पर देखो, अभी मान लेते हैं ऐसे है, अभी हीट नहीं दिए हैं, हीट नहीं दिए हैं, और मान लेते हैं इसका पूरा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर में है, और लिक्विड का डेंसिटी रो है, और इसका वॉल्यूम इसका सारा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर में है ना, तो बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा, भी लिखा हूं, अभी टेम्परेचर मान लेते हैं T0 है, अभी हीट नहीं दिया गया है, हीट नहीं दिया गया है, तो ऑफ थ्रस्ट का वैल्यू क्या होगा, ऑफ थ्रस्ट का जो वैल्यू होगा रो भी और जी होगा, और जो ऊपर के तरफ इस बॉडी पे लगेगा, लिक्विड इस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाती है उसको हम लोग ऑफ थ्रस्ट बोलेंगे, और कितने अमाउंट का लगाएगी, रो भी जी, रो किसका लिखना है, लिक्विड का, जिस लिक्विड मीडियम में ये बॉडी है, भी क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी लिखना है, और पूरा वॉल्यूम नहीं लिख देना है, ये भी देखना है कितना वॉल्यूम इसका इनसाइड लिक्विड है, ओके, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ओके। तो हम लोग अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑफ थ्रस्ट देख रहे हैं, तो अभी जब हम लोग हीट नहीं दिए हैं, हीट सप्लाई नहीं किए हैं, अभी टेम्परेचर T0 है, उस समय ऑफ थ्रस्ट का जो वैल्यू है इस बॉडी पे लिक्विड जो लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, रो भी जी, क्या लगा रही है, रो भी जी लगा रही है। अब देखते हैं, अब हम लोग हीट सप्लाई करना शुरू कर दिए, जैसे हीट सप्लाई किए, जैसे हीट सप्लाई किए, अब थोड़ा सा देखते हैं, जैसे हीट सप्लाई करेंगे तो आपको भी पता है हीट देंगे, हीट देंगे तो जो लिक्विड का डेंसिटी है, पहले लिक्विड के बारे में सोचो, हीट देंगे तो लिक्विड क्या डेंसिटी क्या होगा, अभी तो पढ़े हैं, लिक्विड डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन अब हीट जब इस बॉडी को मिलना शुरू हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, जो भी है, अब देखना, अब यहाँ पर
अब ऑफ थ्रस्ट का जो वैल्यू होगा, अब ऑफ थ्रस्ट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा रो डैश वी डैश और जी तो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको मैं मान लेते हैं टीएच लिख दे रहा हूं, इसको टीएच डैश लिख दे रहा हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन है ना। तो सेकेंड बाई अगर फर्स्ट करता हूं जैसे पहले हम लोग करते थे, तो ये हो जाएगा टीएच डैश बाई टीएच। तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो, रो डैश वी डैश जी और बटा में क्या हो जाएगा रो भी जी। तो जी जी तो कैंसिल हो जाएगा, रो डैश वी डैश और बटा में क्या हो जाएगा रो भी हो जाएगा कि नहीं। अब चलो 1/रो भी ऐसे रखो। अच्छा रो डैश के जगह क्या लिखेंगे, याद रखना रो लिक्विड का अभी केस चल रहा है, तो लिक्विड के केस में तो क्या हो जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी कितना लिखूं बोलो। अच्छा ऐसे लिख सकता हूं डेंसिटी को, देख रहे थे रो इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर बटा में रखते टर्म तो ऐसे लिख सकते थे, देखो रो बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा। गामा यहाँ लिक्विड का लिखना है, किसका लिखना है, क्यों, क्योंकि देखना है यहाँ पर जिस समय रो वाला डिफाइन कर रहा था रो बाई रो नॉट था ना, तो रो बाई रो नॉट और नीचे वाला टर्म में ऊपर नहीं ले जाता, अगर रखता तो ऐसे ही रहता ना, ऊपर ले जा रहा था तब ना -1 हो रहा था, तब ना यहाँ -1 आ रहा था। बात एक ही है, मैं इस फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब रोडेस का वैल्यू इतना आ जाएगा। अच्छा भीडेस का वैल्यू इसका देखना है, तो ये तो बढ़ा रहेगा, तो भी और 1 प्लस क्या लिखते हैं बोलो गामा, सॉलिड का लिखना है ना, ये बॉडी है ना, बॉडी लिख दे रहा हूं, डेल्टा टी हो जाएगा। ओके अब देखो रो भी से रो भी कैंसिल हो जाएगा आपको। अब सजा के अगर लिखना चाहें, सजा के लिखना चाहें तो इसको मिटाता, तो यहां से आपको आ जाएगा टी एच डैश बाई टी एच इज इक्वल टू कितना हो गया देखो तो 1 प्लस गामा, ये बॉडी है ओके, डेल्टा टी और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा लिक्विड का है और डेल्टा टी। अब आप ही बताओ नवनीत यहाँ पर, तो इसीलिए टीएच डैश का जो वैल्यू है टेम्परेचर देने के बाद जब जो अपथ्रस्ट का वैल्यू है जो ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, तो ओके कितना हो जाएगा 1 प्लस गामा बॉडी का लिखते हैं यहाँ डेल्टा टी और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा ए लिक्विड का डेल्टा टी और इंटू यहाँ टीएच हो जाएगा। अब थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, मैथ हल्का सा है। मैं बोला था कि जो ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है लिक्विड का लगभग 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा होता है। तो ये लिक्विड का नीचे में है गामा, ऊपर में बॉडी का है सॉलिड का है, तो ये वाला टर्म ज्यादा होगा कि नहीं, ये ज्यादा होगा और ये ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लिक्विड का जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है ये ज्यादा होता है किससे, बॉडी से, मतलब सॉलिड से, है ना, सॉलिड से। तो आपको क्या होगा नीचे वाला टर्म ज्यादा ऊपर वाला टर्म कम, है ना, नीचे में 2 ऊपर में 1, तो ये 0.5 और ये टीएच हो जाएगा। ओके तो 0.5 इंटू टीएच, मतलब जो टीएच डैश जो हीट देने के बाद जो अपथ्रस्ट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, पहले जितना है उससे कम हो जाएगा कि होगा कि नहीं, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यहां से एक निष्कर्ष ये निकल रहा है आपको कि हीट देने के बाद जो अपथ्रस्ट का जो वैल्यू है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, इनिशियली जो अपथ्रस्ट का वैल्यू लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, उससे अब वैल्यू कम लगेगी। तो जब कम लगेगी तो आप ही बताओ, mg तो नीचे कांस्टेंट फोर्स लग ही रहा है, अब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका अमाउंट घट जाएगा, तो बॉडी थोड़ा नीचे चली जाएगी कि नहीं, बॉडी नीचे चली जाएगी। तो यही है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपको थ्योरेटिकल भी, कि एक बॉडी लिक्विड के अंदर में है, अब मान लेते हैं ऐसे रखेगा कि हाफ पोर्शन उसका लिक्विड में है हाफ पोर्शन ऊपर है, जब हीट देंगे तो क्या होगा, बॉडी इनसाइड लिक्विड चली जाएगी, थोड़ा सा भी जाए लेकिन चली जाएगी हीट देने के बाद, हाँ यही चीज यहाँ पर ये है। तो अब थ्रस्ट का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी हीट देने के बाद। तो ये यहाँ से निष्कर्ष निकला और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि हीट देने के बाद अब थ्रस्ट का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। और रीजन भी यहाँ पर दे देना है ये फैक्टर, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ जो
वॉल्यूम एक्सपेंशन है लिक्विड का वो ज्यादा होता है किससे, सॉलिड से, है ना। बॉडी यहाँ सॉलिड है ना। अब हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है। अब हम लोग कैलोरीमेट्री पे चलेंगे, है ना। लेकिन ये भी चीज जरूरी था आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए कि हीट देते हैं तो क्या होता है, उसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट, है ना। अब हम लोग कैलोरीमेट्री स्टार्ट करेंगे, है ना। कैलोरीमेट्री खूब अच्छा से देखो। तो कैलोरीमेट्री है आपका, कैलोरीमेट्री में हम लोग हीट से रिलेटेड टर्म पढ़ते हैं, है ना। हीट एनर्जी से रिलेटेड टर्म पढ़ते हैं। जैसे थर्मोमेट्री था तो थर्मोमेट्री में टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे थर्मामीटर, हम लोग जैसे 2 फिक्स पॉइंट लेते थे, थर्मामीटर होता था। तो क्या होता था, थर्मामीटर एक डिवाइस होता था जो टेम्परेचर को मेजर करता था। तो हम लोग थर्मोमेट्री में टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं और कैलोरीमेट्री में हम लोग हीट से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, है ना। टू स्टडी अबाउट हीट एनर्जी, है ना, हीट अबाउट हीट, है ना। और हीट बताया था कैसा एनर्जी है, नॉन मैकेनिकल एनर्जी है। कैसी एनर्जी है, नॉन मैकेनिकल एनर्जी है। तो और जो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी, पावर, ये सब में पढ़ते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं। वो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कोई बॉडी है, इस पे आके एक्सटर्नल फोर्स लग गया, और एक्सटर्नल फोर्स लगा मतलब एक्सटर्नल फोर्स इस पे वर्क किया, और जो वर्क करेगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, है ना। तो मतलब जो भी फोर्स का हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग उसको बोल देते हैं, है ना। और यहाँ पर स्पॉन्टेनियस होता है ना, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस, है ना, एनर्जी का फ्लो होता है। तो जो हीट होता है आपका नॉन मैकेनिकल एनर्जी आपका होता है। तो पहले जो हीट पढ़ा जाता था वो आपको अलग सेक्शन में पढ़ा जाता था। आज से 200 साल 300 साल पहले जो था हीट को, इसीलिए जो मैकेनिकल वाले हैं, जो मैकेनिकल ब्रांच वाले हैं, इसको बहुत डिटेल में वहां पढ़ाया जाता है ना। आपको थर्मोडायनेमिक्स उनका है ही, है ना। जैसे एफएम बोला जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, उनका कोर सब्जेक्ट होता है। और आपका ये जैसे थर्मोडायनेमिक्स है ना। तो जो मैकेनिकल के लोग हैं, जैसे हीट इंजन, जितना देखते हैं मैकेनिकल के लोग ज्यादातर ये इंजन ये सब के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। मतलब वहां पर हीट से रिलेटेड चीजें पढ़ी जाती है ना। तो पहले जो हीट सेक्शन को हम लोग पढ़ते थे वो अलग पढ़ते थे। मानते थे कि हीट ऐसा टर्म है, किसी आदमी को मिल जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता था, ऐसा मानते थे पहले लोग। तो उसको अलग यूनिट में पढ़ा जाता था। तो इसका यूनिट देख रहे हैं, प्रचलन अभी तक पहले से इतना चलते आ रहा है कि अभी भी कैलोरी छोड़ा नहीं है। आपके सिलेबस में भी जो डेटा देता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो 3 कैलोरी का हीट दिया गया है ना, 5 कैलोरी, है ना, एक बॉडी को हीट सप्लाई की गई। मतलब कैलोरी में पढ़ा जाता है, पहले भी पढ़ा जाता था, अभी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि बोला गया कि जो हीट है, जो वर्क एनर्जी में पढ़ते हैं हम लोग, जो मैकेनिकल वर्क है, ये सब एक ही चीज है ना, एक ही चीज है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप देखना, जैसे कोई पानी है, टब में टब है, उसमें पानी रखा हुआ है, और फैन चला दीजिए, उसमें फैन चला दीजिए, तो देखना उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फैन चला, वर्क हुआ, मैकेनिकल वर्क हुआ, तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। मतलब बोला गया कि देखिए भैया, टेम्परेचर इंक्रीज कराने का अदर तरीका भी है कि मैकेनिकल वर्क करके भी टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है। इससे क्या पता चल रहा है कि हीट जो है
आपको अलग सेक्शन में मत पढ़िए, ये एक दूसरे से मतलब मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग नॉन मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैं उसको बताऊंगा। मतलब हीट जो है आपका पहले जो पढ़ा जाता था वो कैलोरी में पढ़ा जाता था, इसका यूनिट क्या था, कैलोरी था। माना जाता था ऐसा कि हीट किसी को मिल जाएगा तो क्या होगी, उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी, है ना। तो उनका अलग पैमाना था, वो कैलोरी में पढ़ते थे। बाद में आया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कि कैलोरी के मतलब हीट को अलग सेक्शन में मत पढ़िए, नॉन मैकेनिकल एनर्जी तो है लेकिन उसको मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, मैकेनिकल को नॉन मैकेनिकल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बोला गया एक यूनिट दे दीजिए कन्वर्जन का, तो बोला गया एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। अगर एक कैलोरी हीट एनर्जी दे रहे हैं मतलब कितना जूल का एनर्जी उसे मिल रहा है, 4.18 जूल की एनर्जी मिल रही है। मतलब ये भी डेटा दे दिया गया, उसी को ऑलमोस्ट आपके किताब में 4.2 जूल बोला जाता है, मतलब एक कैलोरी। कैसे आपको कोई कहे कि $1 आपके पास है तो इंडिया में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, $1 है तो $1 है जो भी है आपका 80 रुपया या जो भी है, हाँ 75-80 जो भी चल रहा है। तो मतलब पहले हीट को अलग ही पढ़ते थे कि कैलोरी में पढ़ेंगे, जैसे कैसे मैं बोला डॉलर और रुपया, है ना। बाद में पता चला नहीं ये तो कन्वर्जन है, कि मान लेते किसी देश में जैसे अभी डॉलर का रेट अलग अलग है ना। तो वैसे ही पहले हम लोग हीट को अलग सेक्शन में पढ़ते थे, और हीट का यूनिट भी अलग होता था, कैलोरी होता था। उस समय के लोग अपना पैमाना अलग रखते थे, है ना, और हीट सेक्शन को अलग पढ़ा ही जाता था, है ना। तो चलो, तो एक कैलोरी कितने को माना गया, एक कैलोरी कितने को माना गया, तो अब देखते हैं। तो यूनिट ऑफ हीट, है ना। तो पहले जो हम लोग यूनिट देखते थे, है ना, वो क्या था आपका, अब तो जूल में भी है, लेकिन पहले किस में मानते हम लोग करते थे, इसका हीट का माप तौल ये करते थे, कैलोरी में करते थे। क्या अभी भी प्रचलन है कि कैलोरी में भी आपको दिया जाता है। तो चलो, तो एक कैलोरी कितने का बोला गया, एक कैलोरी कितने का बोला गया आपको, एक कैलोरी कितने का बोला गया, तो उस समय पैमाना लिया गया कि 1 ग्राम वाटर ले लीजिए, कितना ग्राम, 1 ग्राम वाटर ले लीजिए। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर किस पे रखिए, इस वाटर का टेम्परेचर ऑलरेडी 14.5 डिग्री सी पर, हाँ। तो इसको हीट देंगे, 1 ग्राम वाटर है और वो ऑलरेडी टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए 14.5 डिग्री सी पर होना चाहिए। और जब हम लोग हीट देते हैं तो इस 1 ग्राम जो वाटर है इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो 1 डिग्री से मतलब 15.5 डिग्री सी होने तक देखते हैं कि कितना हीट सप्लाई किया गया, कितना हीट एनर्जी सप्लाई किया गया, है ना। मान तो जितना हीट एनर्जी सप्लाई किया जाएगा उसको बोल दिया गया 1 कैलोरी। कितना बोल दिया गया, 1 कैलोरी। तो हाँ, मतलब 1 ग्राम वाटर लिया गया, इनिशियल टेम्परेचर 14.5 डिग्री सी पे रखा गया, हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन 1 ही डिग्री से बढ़ाना है, मतलब 15.5 डिग्री सी कर देना है ना। तो 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितने हीट की जरूरत होती थी उसी को क्या बोला गया, 1 कैलोरी बोला गया। और इसमें एक और चीज रखा गया कि जो 1 ग्राम वाटर है ये ओपन में रखा गया, मतलब 1 atm प्रेशर, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, है ना। तो कहा गया इनिशियल टेम्परेचर 1 ग्राम वाटर का 14.5 डिग्री सी पे होना चाहिए, और हीट एनर्जी यहाँ से सप्लाई करेंगे उसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, मतलब 15.5 डिग्री सी जब हो जाए, है ना, और खुले में रखना है, मतलब 1 atm प्रेशर, प्रेशर कितना रखना है, 1 atm प्रेशर रखना है, मतलब खुले में 1 ग्राम वाटर खुले में रखना है, 14.5 डिग्री सी पर रखना है, हीट ऑफ सप्लाई करना है। 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितने हीट की जरूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी। और ये पूछा भी गया है आपको, किसमें, आपको आईआईटी में, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, तो उसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो हीट को हम लोग कैलोरी में पढ़ते थे, है ना, 1 कैलोरी 2 कैलोरी, लोग कहेंगे कि 2 कैलोरी का हीट इस बॉडी को मिला, 4 कैलोरी का हीट इसको मिला, तो 1 कैलोरी कितने को बोलते हैं, ये पहले डिसीजन लिया जाएगा तब ना। तो उस समय के लोग डिसीजन लिए 1 कैलोरी कितने को बोलेंगे, तो बोला गया 1 कैलोरी। तो इसका डेफिनेशन ज्यादा जरूरी है, 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी क्या होता है, अमाउंट ऑफ
amount of heat required to raise the temperature of 1 gram, है ना, raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree C from 14.5 degree C to 15.5 degree C at 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर आपको ही पता है 700 कितना होता है, वो जो Hg के फॉर्म में लिखते हैं 760 सर, 60, है ना। तो हाँ, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। तो 1 atm प्रेशर आप याद रखना, तो याद रखना कि 1 ग्राम हम लोग क्या लेंगे, 1 ग्राम वाटर लेंगे, और ये इनिशियल टेम्परेचर उसका कितना पर लेंगे, 14.5 डिग्री सी पर लेंगे, ओपन में रखेंगे। ओपन कहने का मतलब 1 ग्राम वाटर ओपन में रखने का मतलब 1 atm प्रेशर होगा। ओके, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं। और 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए मतलब इसका टेम्परेचर 15.5 डिग्री सी हो जाए। 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितने हीट की जरूरत होगी, हीट देंगे तभी ना टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, जितने हीट एनर्जी की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी। अब चलो IIT में क्वेश्चन एकदम डेफिनेशन ही पूछा गया आपको, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो देखो यहाँ, देखो क्वेश्चन में दिखाता हूँ। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, है ना, 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सी, है ना। और 1 केल्विन भी लिखा जाता है, आपको भी पता है 1 डिग्री सी 1 केल्विन, जो हम लोग मार्क करते थे ना जब मैं पढ़ा रहा था, लगभग बात बराबर ही है। 1 केल्विन का चेंज करें या 1 डिग्री सी का चेंज करें, बात एक ही है ना। और तो 14.5 से 15.5 के बीच में 1 डिग्री हो ही जा रहा है ना। जितने हीट की जरूरत होती है उसको क्या बोलेंगे, है ना, आपको 1 कैलोरी बोलेंगे। मतलब स्टैंडर्ड लिया गया, वाटर के केस में क्या लिया गया, स्टैंडर्ड लिया गया। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं IIT का। हाँ देखो, ये IIT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए जितने हीट एनर्जी की जरूरत होगी उसको क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी बोलेंगे। लेकिन कंडीशन याद रखना है, जो इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए 1 ग्राम वाटर का कितना पर 14.5 डिग्री से, और फाइनल 15.5 डिग्री सी, और ओपन में रखना है मतलब 1 atm प्रेशर होना चाहिए, है ना। तो चलो अब क्वेश्चन देखो IIT में जो आया हुआ है आपको 2005 में, बोल रखा है कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सी एंड इट इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो कंडीशन कितने लोग छोड़ देते हैं, कंडीशन ही इसका है, फर्स्ट में दिया है 1 डिग्री तो बढ़ाना है, कहां से लिखा है, फ्रॉम 14.5 डिग्री सी टू 15.5 डिग्री सी एट 760 mm ऑफ Hg। 1 atm प्रेशर भी याद रहता है स्टूडेंटों को। लेकिन ये क्योंकि IIT का क्वेश्चन है Hg के फॉर्म में दिया है, तो 1 atm प्रेशर कितना होता है बोलो तो 760 mm, है ना। ऑफ Hg होता है कि नहीं, यस, आप लोग पढ़ते आए हैं। यस सर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, है ना। सेकेंड में बोला है 98.5 डिग्री सी टू 99.5 डिग्री सी, नो, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में आपको बोला है जो रेंज होना 13.5 डिग्री सी टू 14.5 डिग्री सी, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है नवनीत, तो
और डी में दिया है 3.5 डिग्री सी टू 4.5 डिग्री सी, है ना। आवाज जा रही है ना? यस सर, आ रही। हाँ, तो ये तो होगा नहीं, मतलब डी भी नहीं होगा, मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहीं पढ़ाने देते हैं, अब फ्लक्चुएट करना शुरू कर दिया है, ठीक है, फिर कल पढ़ेंगे।